तो आज हम बात करेंगे तुगलक वंश की। खिलजी वंश, खिलजियों के बाद में आया तुगलक वंश। तो तुगलकों की बात करेंगे। तुगलक वंश में हम बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक की। तुगलकों में किसकी बात करेंगे? गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे। तो देखो, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक जो था, इसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक। इसी ने तुगलक वंश की स्थापना की, गाजी मलिक नहीं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को ही क्या कहा जाता है? गाजी मलिक कहा जाता है। देखो, गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वास्तविक नाम है इसका गाजी मलिक। याद आ गया पूरी स्टोरी? गाजी मलिक जिसने खिलजी वंश को खत्म करने वाले खुसरू शाह को मारा था। खिलजी वंश को खुसरू शाह ने खत्म किया था, वजीर था खुसरू शाह। और खुसरू शाह या खुसरो शाह को इसने मार दिया और तुगलक वंश की स्थापना कर ली। तो वास्तविक नाम इसका गाजी मलिक है और यह दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने गाजी की उपाधि धारण की। इससे पहले कोई नहीं हुआ दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की। तो गयासुद्दीन खिलजी ही गाजी मलिक था, गाजी तुगलक था। ठीक है, तो इसने गाजी की उपाधि धारण की। इससे पहले किसी सुल्तान ने यह धारण नहीं की थी। इसने तुगलक वंश की स्थापना की। तुगलक वंश का यह संस्थापक है। और ये वास्तव में ये जो था, ये तुर्क था। ये था कोराना शाखा का, कोराना या कराना, कराना शाखा का तुर्क था ये। तो आप ये भी कह सकते हो भाई, कराना शाखा की स्थापना की। तो यह कराना, कोरोना कुछ भी लिखा सकता है। उस शाखा का ये तुर्क था। इसकी जो माँ थी, माँ इसकी हिंदू जाट थी। गयासुद्दीन तुगलक की माँ हिंदू महिला थी, जाट जाति से थी ये। अलाउद्दीन खिलजी के समय, ये गयासुद्दीन तुगलक जो गाजी मलिक था, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय भी रहा। उस समय ये दीपालपुर का सूबेदार हुआ करता था। तो ये बड़ी चीज है, ये ध्यान रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो पंजाब में दीपालपुर था, दीपालपुर का सूबेदार था अलाउद्दीन खिलजी के समय। गयासुद्दीन तुगलक, इसको बर्नी ने कहा है, बर्नी ने इसके बारे में उल्लेख किया है और बर्नी ने इसको नाम दिया है रस्म मियाना। क्या नाम दिया है? रस्म मियाना। रस्म मियाना का अर्थ होता है मध्यपंथी। मध्यपंथी का मतलब है ये ज्यादा कट्टरवादी नहीं था, मध्यपंथ को अपनाया था इसने। तो न तो ज्यादा उदारवादी था, न ज्यादा कठोर नीतियों वाला था, बीच का रास्ता अपनाया। इसलिए बर्नी ने इसे क्या कहा है? रस्म मियाना कहा है। गयासुद्दीन तुगलक ने एक सबसे बढ़िया काम किया, वो ये किया कि जो डाक व्यवस्था है उसको सुसंगठित किया, एकदम व्यवस्थित किया डाक व्यवस्था को। ये गयासुद्दीन तुगलक के समय ये इसकी एक देन है। इसने जो डाक व्यवस्था है
को संगठित किया। जो डाक सिस्टम है उसको इसने ठीक किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने, ये इसको सरिया जाता है। ये पहला सुल्तान था जिसने कृषि सुधार कार्य किए। पहला सुल्तान जिसने कृषि सुधार कार्य किए। पहला सुल्तान था जिसने कृषि सुधार कार्य किए। पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सुल्तान जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। तो कृषि के लिए ये छोटे मोटे सुधार कार्य तो इसके है ही हैं। ठीक है भाई, वास्तविक नाम इसका गाजी मलिक है और पहला सुल्तान है जिसने गाजी की उपाधि धारण की। तुगलक वंश का संस्थापक हो गया। और जो कारोना कारोना या कराना जो शाखा है उसका तुर्क था ये। इसकी माँ हिंदू जाट थी, तो इस वंश का तुर्क था ये। अलाउद्दीन खिलजी के समय दीपालपुर का सूबेदार था। बर्नी ने इसे रस में मियाना मध्यपंथी का डाक व्यवस्था इसने सुसंगठित की थी। उसके अलावा यह पहला सुल्तान था जिसने कृषि कार्य में सुधार का प्रयास किया। इससे पहले किसी सुल्तान ने केवल राजस्व वसूलियों पे ध्यान दिया, कृषि कार्य में सुधार पे ध्यान नहीं दिया। इसने क्या किया, सिंचाई के लिए नहरें भी बनाई। इससे पहले ऐसा कोई सुल्तान नहीं था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। तो इसने एक सिंचाई व्यवस्था लागू की नहरों के माध्यम से। और इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्था को बदल दिया। जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो व्यवस्थाएं खड़ी की थी, अलाउद्दीन खिलजी, भाई इनसे पहले जो खिलजी वंश चलता था, अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्था को बदला। देखो कौन कौन सी व्यवस्थाएं बदल दी इसने। देखो नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्थाओं को बदलना शुरू कर दिया इसने। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमिकर कितना किया था, 1/2 किया था इसने। भूमिकर उन्हें 1/3 किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1/2 किया था, इसने वापस 1/3 कर दिया। नंबर 2, उसने जो चराई कर लगाया था, याद आ गया अलाउद्दीन खिलजी ने, इसने उस चराई कर को हटा दिया। 2 परिवर्तन। तीसरा उसने क्या किया था, आपको याद होगा, खूत चौधरी जो मुकदम थे वो करों की वसूली नहीं करेंगे, सरकारी कर्मचारी करों की वसूली करेंगे। तो इसने क्या किया, खूत चौधरी मुकदम, उनको उनके अधिकार लौटाए, पुराने अधिकार। तो उनको क्या किया गया, मुकदम को हक, एक खोती का अधिकार, खोती के पुराने अधिकार लौटाए गए। पुनः लौटाए गए। हक एक खोती के पुराने अधिकार लौटा दिए, किंतु किस्मत एक खोती के अधिकार नहीं लौटाए। किंतु किस्मत एक खोती के अधिकार नहीं लौटाए।
अलाउद्दीन खिलजी ने इनके अधिकार छीन लिए थे। खुद चौधरी मुकदम अब करों की वसूली नहीं कर सकते थे। इसने उनको अधिकार दिए, लेकिन दो अधिकार थे तो एक ही दिया केवल। हक एक खोती का अधिकार ही दिया, किस्मत एक खोती का अधिकार नहीं दिया। फिर ये होते क्या है, हक एक खोती और किस्मत एक खोती, क्या होते हैं समझो। ये मैं आपको लिखवा दूंगा, जब अपन ये पढ़ने के बाद इनकी राजस्व व्यवस्थाएं पढ़ेंगे तब समझ लो हक एक खोती क्या होता है। हक एक खोती का मतलब है कि जो खूत चौधरी मुकदम जो करों की वसूली करते हैं, उनके बदले में राज्य उनको वेतन देता है। विशेषकर उनको कोई जागीर दे देते हैं जिससे आय होती है, छोटी मोटी जो भी इनको जमीन दे देते हैं उससे जो आय होती है वो इनका वेतन होता है। उन पर वो कोई टैक्स नहीं लेते, उनसे जो भी राजस्व जो भी कमाई होती है वो खूत चौधरियों की रहती है। तो हक खोती का मतलब होता है कि खूत चौधरी मुकदम जो राज्य के लिए करों की वसूली करते हैं, उनके बदले जो इनको वेतन दिया जाता है वो हक खोती कहलाता है। और किस्मत खोती क्या होती थी, ये खूत चौधरी मुकदम करों की वसूली करते थे किसानों से, तो किसानों से भी 1 रुपया लेते थे। डबल कमाई थी, उधर राजा पेमेंट दे रहा है, उधर किसानों से भी हफ्ता लेते थे। किस्मत खोती कहलाता था वो बंद कर दी इसने कि वो नहीं ले सकते, तुम्हें राज्य से पेमेंट मिल जाएगा। और एक चौथा आपको अलाउद्दीन खिलजी याद है, उसने ना भू राजस्व किस आधार पे तय किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश कराई थी, नाप करवाया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि राजस्व तय किया गया था भूमि की पैमाइश के ऊपर। तो इसने क्या किया, वापस वही पुराना सिस्टम, पैदावार वाला सिस्टम लागू कर दिया कि जो पैदावार के आधार पर ही ली जाएगी। तो इसने भू राजस्व जो अलाउद्दीन खिलजी ने पैमाइश के आधार पर किया था, पैमाइश के आधार के पैमाइश के आधार पर को हटाया और पैदावार के अनुरूप लेना शुरू कर दिया। तो ये भी तो मैं आपको बता रहा हूं, इसने अलाउद्दीन की व्यवस्थाओं को ही बदल के रख दिया है। ठीक है, वापस वही प्रथाएं शुरू कर दी जिसे नस्क या जो नस्क प्रथा कह दो, या इसे कहते हैं गल्ला बटाई प्रथा। यानी जो पैदावार होती है उसके आधार पर ही लेना है। ये व्यवस्थाएं वो पुरानी वाली पुनः शुरू कर दी। तो पैमाइश वाला आधार खत्म कर दिया और पैदावार वाला शुरू कर दिया। तो वापस वही पुरानी व्यवस्थाएं लागू कर दी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो चेंजेज किए थे वो चेंजेज इसने बंद कर दिए। तो ये एक शानदार तथ्य आपके सामने निकल के आता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखोगे। उसके अलावा इसने क्या किया, इसने कहा कि 1 वर्ष में 1/10 या 1/11 से अधिक भू राजस्व वृद्धि नहीं की जाएगी। 1 वर्ष में 1/10 या 1/11 से अधिक भू राजस्व बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। तो वो भू राजस्व है वो साल में एक बार बढ़ाया जाएगा, तो 1/10 या 1/11 से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। इसकी न्याय व्यवस्था के बारे में बरनी लिखता है कि गयासुद्दीन तुगलक का शासन ऐसा था कि इसके शासन के अंदर भेड़िया और भेड़ जो है वो समान रहते थे, यानी कि भेड़िया भेड़ की तरफ देख नहीं सकता था,
इसके शासन में ऐसा था कि कोई दबंग लोग किसी गरीब को सता नहीं सकते थे। तो न्याय व्यवस्था का उल्लेख करते हुए बर्नी ने लिखा है, बर्नी ने इसकी न्याय व्यवस्था के बारे में लिखा है। गयासुद्दीन तुगलक के काल में एक भेड़िया भेड़ की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता था। इसका मतलब है इसकी न्याय व्यवस्था इतनी जबरदस्त थी कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई अपराध कर ले। कहने का मतलब ये है, बर्नी लिख रहा है इसकी न्याय व्यवस्था के बारे में। लगभग इसने ना संपूर्ण दक्षिण भारत जीत लिया था, लगभग संपूर्ण भारत। देखो एक चीज देखो, इनसे पहले जो खिलजिया है ना, जलालुद्दीन खिलजी पहली बार दक्षिण की तरफ बढ़ा, उसने अलाउद्दीन को भेजा था। तो पहली बार दक्षिण का अभियान छिड़ा था जलालुद्दीन खिलजी के समय, लूटपाट की और वापस बात खत्म। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में खूब आक्रमण किए, लूटपाट की, बस ठीक है। लेकिन ये गयासुद्दीन तुगलक की बहुत बड़ी भूल है। ये दक्षिण पे आक्रमण करके उनको जीतकर और दिल्ली सल्तनत के अधीन करता है। अब इतना बड़ा राज्य चलाएगा कैसे? तो इसने इसने क्या किया, लगभग संपूर्ण, बहुत बड़ी बात हो गई है, लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत, लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को, एक केवल कांपिली कांपिली बचा हुआ था बस, कांपिली को छोड़कर, को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, दिल्ली के अधीन कर लिया। तो अब देख लो, साउथ भी पहली बार, साउथ भी किसके अंदर आ गए हैं? साउथ पहले लूटते ही थे, अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा ही था, मिलाया नहीं था। इसने साउथ को मिला लिया है, केवल कांपिल्य बचा और बाकी पूरे साउथ को इसने मिला लिया है। साउथ की अगर मैं बात करूं तो कुछ इसके समय की अगर अपन घटनाक्रम देखें तो गयासुद्दीन जो है, गयासुद्दीन ने अपने बेटे को भेजा था, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक ने भेजा था अपने लड़के को। इसका लड़का था जुन्ना खां। क्या नाम है? जुन्ना खां इसका लड़का था। जुन्ना खां का एक और नाम भी मिलता है, उलुग खां भी लिखा आ सकता है। जुन्ना खां कोई उलुग खां की उपाधि थी। तो अपने लड़के जुन्ना खां या उलुग खां को भेजा। कहां पर भेजा? वारंगल में। वारंगल याद आ गया आपको अलाउद्दीन खिलजी में? वारंगल, वहां पर राज कर रहा था प्रताप रुद्रदेव, याद आ गया? द्वितीय वारंगल में राज कर रहा था। ये आया और आक्रमण कर दिया वारंगल पर। इसका लड़का आया गयासुद्दीन तुगलक का, और ये मारा गया। इस प्रकार से वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। केवल कांपिल्य छोड़ा गया, बाकी सब दिल्ली में आ गए। वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। आपने देखा कि अलाउद्दीन का सिस्टम खिलजियों का अलग था। वो केवल उनका साउथ में आक्रमण करने का कारण बता चुका हूं मैं। वो केवल लूटपाट करेंगे, मिलाएंगे नहीं। ये मिलाने में लगे हैं सब के सब।
इसने वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और इसका नाम बदला, वारंगल का नाम बदल दिया और इसका नाम रख दिया सुल्तान के नाम पर, सुल्तानपुर। क्या नाम रख दिया? वारंगल का नाम सुल्तानपुर रख दिया। तो इस प्रकार से वारंगल खत्म ही कर दिया गया। अब वारंगल में कोई वंश नहीं है, क्योंकि अब वारंगल दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया है। प्रताप रुद्र देवता। अब देखो, अब बेचता है और गयासुद्दीन तुगलक अपने ही बेटे को। गयासुद्दीन तुगलक ने भेजा पुत्र जुना खां को। जुना खां को अब भेजा, जुना खां कह दो या उलुग खां कह दो, एक ही बात है ना। इसको भेजा मदुरई में, बहुत दूर नीचे नीचे तमिलनाडु में मदुरई। मदुरई को क्या कहते हैं? माबर प्रदेश, या इसे कहते हैं पांड्या राज्य, पांड्याओं का राज्य। पांड्या राज्य में भेजा और इसने कर दिया आक्रमण पांड्याओं पर। और देखो तो खास बात देखो, इसको भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, माबर को भी। माबर कह दो या मदुरई कह दो। इतना दक्षिण में एकदम कन्याकुमारी वाला इलाका को दिल्ली सल्तनत में मिला है। ये इनकी बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली है। इतने दूर तक का इलाका दिल्ली सल्तनत का पार्ट बन गया। खिलजियों ने किसी को नहीं मिलाया दक्षिण में, एक कोई, इसने दक्षिण में सबको मिलाने लग गया। केवल काम्पिल्य छोड़ा गया, बाकी सब मिल गए। तो काम्पिल्य छोड़कर सब दिल्ली सल्तनत के पार्ट बन गए हैं। ठीक है, अब देखो गयासुद्दीन जो है, गयासुद्दीन के समय मंगोलों के आक्रमण हो जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। गयासुद्दीन के समय मंगोलों का आक्रमण होता है। गयासुद्दीन, अब मंगोल किधर से आएंगे? पंजाब होते हुए। तो इसने क्या किया, वहां पर ने भेजा, इसने भेजा समाना के सूबेदार को। समाना का जो सूबेदार था उसको बना रखा था उजैर। समाना जो पंजाब के अंदर था, वो सुरक्षा की दृष्टि से उसको बना रखा था। मलिक सादी नाम था उसका। मलिक सादी या मलिक सादी कह दो। मलिक सादी को, इधर मंगोल थे, मंगोल आए और मंगोलों से लड़ाई होती है। मंगोलों की जो टीम का लीडर था उसका नाम था शीर मुगल। मंगोलों की टीम का लीडर शीर मुगल आया। मलिक सादी ने इससे युद्ध लड़ा, ठीक है, और मीर मुगल पराजित हुआ। मंगोल पराजित हो गए थे, मलिक सादी ने मंगोलों को पराजित कर दिया था। तो ये आपके लिए एक बहुत शानदार तथ्य है। और देखो, गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान था बंगाल का अभियान। गयासुद्दीन तुगलक, इसका अंतिम अभियान था बंगाल का अभियान। लास्ट अभियान था गयासुद्दीन तुगलक का। और इसमें ये स्वयं गया, बाकी अपने बेटे को ही भेज रहा था ज्यादातर अभियान में। इसमें स्वयं गया और बंगाल पे आक्रमण कर दिया। ये इसका अंतिम आक्रमण था। ठीक है, अंतिम अभियान इसका गयासुद्दीन तुगलक का था, वो बंगाल के खिलाफ था। और इसने क्या किया, विजय हुआ बंगाल में, विजय हुआ और उत्तरी बंगाल दे दिया नासरुद्दीन को। विजय हुआ और इसने बंटवारा कर दिया, उत्तरी बंगाल दिया
नासिरुद्दीन को, और नासिरुद्दीन को उत्तरी बंगाल दे दिया और दक्षिणी व पूर्वी बंगाल स्वयं के पास रख लिया। दक्षिणी व पूर्वी बंगाल स्वयं के पास रखा। तो ये खुद के पास में ये रख लेता है। अब देखो यहां से ये वापस दिल्ली लौटता है, वापस दिल्ली लौटा। भाई बंगाल में इसका काम हो गया तो वहां से वापस अब दिल्ली तो जाएगा ही, दिल्ली लौटा। अफगानपुर एक जगह है दिल्ली के पास में, क्या नाम है उसका? अफगानपुर। अफगानपुर कहाँ पर है ये अफगानपुर? दिल्ली के पास, दिल्ली पहुंचने वाला ही था, दिल्ली के पास अफगानपुर में ये रुका हुआ था। अफगानपुर में इसके बेटे का एक लकड़ी का महल बनाया हुआ था जुन्ना खां का। जुन्ना खां इसका लड़का है। जुन्ना खां के लकड़ी के महल में ये ठहरा। अफगानपुर के अंदर ये दिल्ली आ रहा था, रास्ते में दिल्ली के बाहर की तरफ अफगानपुर पड़ता है, वहां पर अपने बेटे का कोई लकड़ी का महल बनाया हुआ था, वहां पर रुका, वहां ठहरा और महल गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई, तो दिल्ली नहीं पहुंच पाया। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि इसका बेटा जुन्ना खां था, उसी ने इस लकड़ी के महल को हाथी से गिरवाया था और अपने पिता को मरवा दिया था। लेकिन कई इतिहासकार इससे संतुष्ट नहीं है कि बेटे ने ही मरवाया। ठीक है, इस लकड़ी के महल के नीचे दबकर अफगानपुर में ये मर गया। इसके अलावा एक किस्सा और मशहूर है कि गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल गया था, बंगाल अभियान में, तब इसने बंगाल से एक आदेश दिया। जब बंगाल सब जीत गया तब इसने आदेश भिजवाया दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के लिए। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे जिनकी ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे गयासुद्दीन तुगलक चिंतित रहने लग गया था। तो इसने दिल्ली एक आदेश भिजवाया कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से बाहर हो जाओ, निकल जाओ दिल्ली से। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा अभी दिल्ली दूर है, अभी तू तो दिल्ली आ जा, दिल्ली अभी दूर है। ये निजामुद्दीन औलिया में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो निजामुद्दीन औलिया ने इसे कहा दिल्ली अभी दूर है, पहले तू तो दिल्ली आ, यानी कि रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। ये कहावत भी तो चल गई ना, दिल्ली अभी दूर है, यानी कि अभी जैसे मैं बात करूं सिलेक्शन की, तो दिल्ली अभी दूर है, यानी अभी तो और मेहनत करनी है, टारगेट दूर है अभी। तो इसने कहा अभी तो तेरा जो टारगेट है दिल्ली आना वो दूर है, अभी आ तो सही। रास्ते में ही उसकी अफगानपुर में ही मृत्यु हो गई। तो वो निजामुद्दीन औलिया वाली बात मैं लिखवा दूंगा एग्जाम में, जो भी बातें आती है। जो बात जहां इंपॉर्टेंट है मैं वहीं बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखो ये बंगाल अभियान में गया, और बंगाल अभियान में जब ये गया था उस समय की बात बता रहा हूं, इसने दिल्ली के अंदर प्रशासन चलाने के लिए एक कमेटी गठित की थी। अपने बेटे के भरोसे ही नहीं छोड़ के गया था। बंगाल अभियान में जाने से पूर्व गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में प्रशासन चलाने हेतु गठन किया। मजलिस, मजलिस का मतलब होता है समिति। ठीक है, मजलिस संस्था। तो मजलिस ए हुक्मरान, मजलिस ए हुक्मरान
हुक्मरान का मतलब हो गया भाई आदेश देने वाले। तो एक कमिटी बनाकर गया था जब ये बंगाल अभियान पर गया था, तो बेटे को महत्व नहीं मिला था, तो बेटा नाराज था, तो कहा जाता है बेटे ने लकड़ी के महलों में पिता को, लकड़ी को महलों में ठहराया और हाथी से महल गिराकर पिता को मार दिया। इसमें सत्यता पूरी नहीं है, लेकिन ये बातें भी इतिहासकारों में प्रचलित है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन जो तुगलक था उसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था और दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तुगलक वंश का संस्थापक है। कोराना या कराना शाखा का ये तुर्क था, इस शाखा से रिलेटेड था। माँ इसकी हिंदू जाट थी, ये ध्यान रखना है, 4 लाइनों में पूछ ले। अलाउद्दीन खिलजी के समय भी, ये खिलजियों के समय भी रहा और अलाउद्दीन के समय भी रहा, और दीपालपुर का सूबेदार था। बर्नी ने इसे क्या कहा है? रेशमे मियाना, मध्यपंथी कहा है। डाक व्यवस्था को इसने सुसंगठित किया था। अच्छा क्वेश्चन है। डाक व्यवस्था, मोहम्मद बिन तुगलक की भी डाक व्यवस्था जानी जाती है, गयासुद्दीन तुगलक की भी, इसके लड़के की भी जानी जाती है, इसकी खुद की भी जानी जाती है। पहला सुल्तान जिसने कृषि सुधार कार्य किए, पहला सुल्तान जिसने नहरों का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्थाओं को बदल दिया। भाई इससे पहले खिलजी वंश ही था और अलाउद्दीन की व्यवस्थाएं चलती थी, तो इसने पहले तो भूमिकर को पुनः 1/3 किया, जो अलाउद्दीन का चराई कर है उसको हटाया, जो खूत चौधरी मुकदमों को अधिकार दिए, लेकिन इसने खूत चौधरी मुकदम को हक के खोती के पुराने अधिकार पुनः लौटाए, लेकिन किस्मत खोती के अधिकार नहीं लौटाए। हक के खोती मतलब आपको पेमेंट मिलेगा राज्य की तरफ से, लेकिन जो किसानों से वो पैसा वसूल करते थे एक्स्ट्रा अपने लिए, वो नहीं करेंगे। भू राजस्व पैमाइश के आधार पर जो अलाउद्दीन ने शुरू किया था उसको हटाया गया, वापस पैदावार के अनुरूप लेना शुरू किया गया। नसकिया जो गल्ला बटाई प्रथा होती है, जो पैदावार के आधार पर भू राजस्व वसूली की पद्धति है, वो वापस शुरू कर दी गई। एक वर्ष में 1/10 या 1/11 से अधिक भू राजस्व बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। बर्नी ने इसकी न्याय व्यवस्था के बारे में लिखा है कि गयासुद्दीन तुगलक के काल में एक भेड़िया भेड़ की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकता था। लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, केवल कांपिल्य को छोड़कर। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, इस समय कमजोर तो हो गई थी, ये बात तो सही है। दिल्ली दिल्ली सल्तनत के जो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण हुए थे तो साउथ कमजोर तो हो गया था, लेकिन अलाउद्दीन ने केवल लूटपाट की। इन्होंने तो क्या किया, दिल्ली के अंदर ही वहां राजाओं को शासन ही खत्म कर दिया और उनको दिल्ली सल्तनत का पार्ट बना लिया। गयासुद्दीन तुगलक ने जुन्ना खा या उलुग खा को भेजा वारंगल, प्रताप रुद्र देव के खिलाफ, मारा गया। वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया और नाम रखा सुल्तानपुर। गयासुद्दीन तुगलक ने जुन्ना खा या उलग खां को मदुरई एकदम नीचे भेज दिया, माबर या पांड्य प्रदेश में, उसको भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। लास्ट में वो इलाका रामेश्वर कन्याकुमारी को भी मिला लिया भाई। यानी कहने का मतलब है नीचे का जो सुदूर इलाका था उसको भी मिला लिया, बहुत नीचे तक चला गया ये। गयासुद्दीन ने भेजा समाना का सूबेदार मलिक सादी को मंगोलों से लड़ने। मंगोल आ गए उधर, मंगोल पंजाब की तरफ एंट्री की और मंगोलों का लीडर था शीर मुगल। शीर मुगल सेना लेकर आया। इसका जो समाना का सूबेदार था मलिक सादी से युद्ध हुआ और मंगोल हार गए, पराजित हो गए। गयासुद्दीन अब स्वयं जाता है बंगाल, तो स्वयं गया था ये इसका अंतिम अभियान था गयासुद्दीन का।
विजय हुआ और उत्तरी बंगाल नासरुद्दीन को दे दिया, जो बंगाल का उत्तराधिकारी था वही। दक्षिणी व पूर्वी बंगाल स्वयं के पास रख लिया। वापस दिल्ली लौटा तो अफगानपुर दिल्ली के पास ही जूना खां के लकड़ी के महल में ठहरा, महल गिरा और मृत्यु हो गई, तो दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। दिल्ली के बाहर ही अफगानपुर में ही ये मर गया। जब बंगाल अभियान में जाने से पूर्व गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में प्रशासन चलाने हेतु गठन किया मजलिस हुक्मराम। मजलिस हुक्मराम का इसने गठन किया था। जब ये बंगाल गया था ना, तो तभी बेटा नाराज है, तभी बेटा मारा है कि भाई मैं हूं जिंदा हूं, ये क्या बना रहे हो आप, बंगाल जा रहे हो। तो मजलिस हुक्मराम, तो ये इसकी कहानी है गयासुद्दीन तुगलक की।